के बाद जब मोदी जी आए, मोदी सरकार बनी, हिंदुस्तान में फांसीबाज का धमक सबको सुनाई पड़ने लगा। आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई देश में बुलडोजर चल रहा है, गुजरात मॉडल का, अदानी अंबानी का बुलडोजर चल रहा है, तो इस महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे बिहार में नीतीश कुमार का भी अलग हो गए। अगर ये लोग वाकई अलग रहते तो क्या दोबारा मोदी सरकार आती, दोबारा मोदी सरकार आ जाती 2024 में? नहीं आ सकती। तो वैसा बिहार में भी होता, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उससे ज्यादा ही कुछ बिहार में होता, कम नहीं होता। और अगर ये 3 राज्य एक साथ हो जाता तो मोदी तीसरे बार के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ये महाराष्ट्र अम्बेडकर थे। ये जो संकल्प हमने लिया, जो एकता हमने कायम की, अब इस एकता के अंदर बहुत सारी संभावना है, उसको हमें साकार करना। आज कुछ पत्रकार पूछ रहे थे इस एकता से क्या मिलने की उम्मीद है। हमने कहा कि भाई 2 और 2 जब मिलता है तो किसी को लग सकता है कि 2 और 2 मिलके क्या और होगा, 4 होगा, लेकिन 2 और 2 मिलकर के 22 भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस एकता से 2 और 2 से 22 निकालना है। हमें सिर्फ 4 नहीं बनाना है, 2 और 2 से 2 और 2 22। इसलिए अब जो ये पार्टी बनी, पूरे महाराष्ट्र में जितने क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हैं, सभी क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को ये जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्ष महाराष्ट्र में, इसके अंदर शामिल करना है। सभी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी कम्युनिस्टों को एकजुट करना है। हम लोगों को निकल पड़ना है कि सिर्फ अपने अंदर जो है उन्हीं को समेटना नहीं। बहुत लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, इसी तरह से लोग चाहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दमखम के साथ फिर महाराष्ट्र में खड़ी हो, पूरे देश में लाल झंडे के लोग मुकाबला करें। आज ये जो पूरे फांसीबाज आया है उसका मुकाबला ठीक जैसे एक दौर में दुनिया में किया, हिटलर का मुकाबला किया, मुसोलिनी का मुकाबला किया, कम्युनिस्ट सबसे आगे थे उस मुकाबला करते समय, तो आज भी हिंदुस्तान में ये जो फांसीवाद का खतरा आया है, इस खतरे से निपटने में सबसे आगे रह करके कम्युनिस्ट अगुवाई करे, इस लड़ाई को लड़े, जीते। तो हमें लगता है कि इसलिए बहुत उम्मीद के साथ इस हमारी एकता को लोग देख रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो संभावना, जिस संभावना को हमने निर्मित किया है उसको साकार करना, और उसी से पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में एक जबरदस्त उभार हमें लाना है। लाल निशान पार्टी की जो विरासत है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत एक शानदार विरासत है। कम्युनिस्ट मूवमेंट के हर दौर में जितने बड़े बड़े सवाल रहे, उन सवालों को लेकर के लड़ना, कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर लड़ना, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र कितना बड़ा गढ़ था कम्युनिस्ट आंदोलन का, आजादी के आंदोलन का। बंगाल भी था, महाराष्ट्र भी था, पंजाब भी था। ये सब बड़े बड़े प्रदेश थे जहां आजादी के आंदोलन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा था। अब उसी महाराष्ट्र में जहां से 42 का आंदोलन खड़ा हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हो रहा था। कल पुणे में हम चले गए थे आगा खान पैलेस में, जहां गांधी जी को उस समय उस पैलेस को जेल बना करके उनको रखा गया था। तो जिस महाराष्ट्र से वो करो या मरो का नारा उठा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उठा, और उस समय कम्युनिस्ट पार्टी अगर ये गलती कर बैठे, ठीक है दुनिया भर में खबर लड़ाई है फांसीबाज से, लेकिन फांसीबाज से लड़ने के लिए हम एक गुलाम देश के मतलब क्यों लड़ेंगे फांसीबाज से? हम बिल्कुल आजाद होकर के फांसीबाज से लड़ेंगे। और इसीलिए फांसीबाज के खिलाफ हमारा संघर्ष और आजादी के लिए देश के अंदर की लड़ाई, ये दोनों को एक साथ लड़ने की जरूरत थी, उसमें आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे दौर में जो कम्युनिस्ट पार्टी से भी मैं मानता हूं कि बड़ी गलती हुई, उस बड़ी गलती के खिलाफ हमारे नवजीवन संगठन के उस दौर के उन साथियों ने सवाल उठाया, उस समय अलग हुए और अलग होकर के कम्युनिस्ट आंदोलन में उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा। जब यह लगा कि भारत में, चीन में क्रांति सफल हो गई,
दोनों देश एक जैसा देश था, दोनों बहुत कमजोर मुल्क थे, बहुत पिछड़े हुए मुल्क थे, दोनों बड़े बड़े देश थे, बड़ी आबादी वाले देश थे, दोनों गांव के देश थे, गरीबों के देश थे, किसानों के देश थे। ठीक है, हम गुलाम थे अंग्रेजों के। चीन उस तरह से कोई सीधा किसी का उपनिवेश नहीं था, वो कहते थे कि आधा उपनिवेश है, लेकिन चीन ने क्रांति कर डाली, क्योंकि किसानों पर उन्होंने ध्यान दिया, गरीबों पर ध्यान दिया, गांव पर ध्यान दिया। और उस दौर में तमाम बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट आंदोलन के लगा कि हमें भारत के अंदर जो गांव पर, गरीबों पर, सामंतवाद के खिलाफ जो क्रांतिकारी संघर्ष है, उसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए था आजादी के दौर में, शायद हम नहीं दे पाए। और यही तो खोज थी, इसी से ही तो नक्सलबाड़ी आया कि वो तेलंगाना, वो तेलंगाना, उसको फिर से जिंदा करना है। इसी से नक्सलबाड़ी खड़ा हुआ। नक्सलबाड़ी तो कुछ और नहीं है, भारत के आजादी के आंदोलन से सबक लेते हुए, कम्युनिस्ट आंदोलन की उस परंपरा को देखते हुए, और यहाँ भी हमारे लाल मिशन के साथियों ने हमेशा उसी रास्ते पर गांव के गरीब, मजदूर आंदोलन मतलब सिर्फ शहर के बड़े उद्योग के, बड़े कारखाने के मजदूर नहीं, वो गांव के गरीब मजदूर भी, वो गांव के खेत मजदूर, वो चीनी मिल के मजदूर, वो शुगर मिल के मालिक नहीं, वो कोऑपरेटिव के बड़े मालिक नहीं, वो बड़े धनी किसान नहीं, बल्कि वो शुगर मिल में काम करने वाले गरीब किसान मजदूर, इनकी लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़े। जब ये सवाल आया कि इस महाराष्ट्र में, अब समझ लीजिए कि महाराष्ट्र से कितनी बड़ी संभावना बनी थी 1930 के दशक में, 1940 के दशक में। बाबा साहब अम्बेडकर पार्टी बनाए हुए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी साथ साथ चल रही थी। जो भी जितना आंदोलन की हम बात करते हैं, यहाँ किसानों का बड़ा मोर्चा निकलता है, नासिक से मुंबई तक किसान आदिवासी चलते हैं, वो पूरे कोंकण के इलाके में वैसा कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नेतृत्व में ऐसा मोर्चा निकला। वैसे टेक्सटाइल मजदूरों का मोर्चा निकला, वैसी बड़ी बड़ी लड़ाई। और जो भी अभी हम श्रम कानूनों की बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर गुलामी के कोट थोपे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में मजदूरों के जितने कानूनी अधिकार मिले हैं, उसकी भी शुरुआत उसी महाराष्ट्र से, उसी बाबा साहब अम्बेडकर और कम्युनिस्टों की उस एकता से। उसी दौर में सारे बहुत कानून बनने लगे थे, मजदूरों के लिए हड़ताल करने का अधिकार, मजदूरी मांगने का अधिकार, समय पर मजदूरी पाने का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, हर तरह के अधिकार मिलने लगे थे। वैसी इतनी बड़ी संभावना बन रही थी महाराष्ट्र में, और उसी महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट पार्टी से एक गलती और हुई। एक गलती और हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति एक संकीर्ण किस्म का रुख, एक संकीर्णता का रुख आ गया, और उससे जो देश के दलित आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन में जो आपस में गलतफहमी, आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूरी बनने लगी, इसने भारत के दलित आंदोलन को भी कमजोर किया, इसने भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को भी कमजोर कर दिया, इसने भारत में फांसीवाद के लिए मजबूत आधार प्रदान कर दिया है। तो इतनी बड़े हमारे महाराष्ट्र के अंदर ये हुई। लेकिन हमने सुना, अभी बात हो रही थी लाल निशान के साथियों के साथ, कि उस दौर में भी जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी गलती कर रही थी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति संकीर्ण रुख अख्तियार करते हुए, उस समय भी कम्युनिस्टों के अंदर से बाबा साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ, एकता के साथ जिन्होंने हाथ बढ़ाया, हमारे लाल निशान के उस दौर के साथी थे जिन लोगों ने वो किया। तो ये विरासत है, ये विरासत है। सिर्फ कुछ किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन कुछ इलाके का विरासत नहीं है। कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर बड़ी बड़ी वैचारिक भटकाव, बड़ी बड़ी गलती, कार्यनीतिक गलती, उन गलतियों को पकड़ने और उन गलतियों के खिलाफ लड़ने, उसकी भी विरासत है। और भाकपा माले भी यही है। कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर इस समय लगा कि ये कम्युनिस्ट आंदोलन आजादी के बाद एक सुधारवाद के दलदल में फंस रहा है। सुधारवाद के दलदल में बस संसद के अंदर चक्कर लगाने में, उसी में फंस रहा है। तो फिर से क्रांति को जिंदा करना है, क्रांति को एजेंडा बनाना है इस देश के अंदर। कम्युनिस्ट पार्टी का काम इस देश के अंदर गरीबों का राज लाना है। इस बात को शिद्दत से नक्सलवादी ने महसूस किया, और उसी आधार पर इस देश में भाकपा वाले नई कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। और आज ये दोनों विरासत हमारे साथियों ने कहा, ये जो मिलन है
सिर्फ दो संगठन का नहीं, दो इलाके में अलग अलग इलाके में काम कर रहे कुछ साथियों का नहीं, भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर जो विचार यात्रा रही है, जो बहसें रही है, उसमें सही रास्ते पर चलने वाले लोग, क्रांतिकारी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ चलने वाले लोग, वैसे दो जो संकल्प है उसका मिलन हो रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूं इसमें बहुत बहुत बड़ी संभावना है। संभावना सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या कितना बड़ा खेल हो गया। 2014 के बाद जब मोदी जी आए, मोदी सरकार बनी, हिंदुस्तान में फांसीवाद का धमक सबको सुनाई पड़ने लगा, तो महाराष्ट्र में वो काम हो गया जो शिवसेना और बीजेपी की सबसे पुरानी मित्रता थी। दोनों लगभग एक ही विचारधारा वाले पार्टी है, लेकिन आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई देश में बुलडोजर चल रहा है, गुजरात मॉडल का, अदानी अंबानी का बुलडोजर चल रहा है, तो इस महाराष्ट्र के अंदर भी वो बुलडोजर ने ऐसा किया कि वो शिवसेना अलग हो गया था एनडीए से। शिवसेना एनडीए से अलग हुआ जो कोई सोच नहीं सकते थे। ये भी एक समझ लीजिए कि देश में जो राजनीति होती है, वर्ग राजनीति, वो सिर्फ किसानों और गरीबों में नहीं, जो देश का शासक वर्ग है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। ये जो पूरे देश में जिस तरीके से गुजरात का बुलडोजर चलने लगा, उसने भारत के शासक वर्ग के अंदर उसकी भी जो एकता थी, उसके अंदर की भी जो संरचना है, उस पर भी प्रहार किया, असर डाला। शिवसेना अलग हो गई, शिवसेना अलग हो गई। हमारे बिहार में नीतीश कुमार का भी अलग हो गए। अगर ये लोग वाकई अलग रहते तो क्या दोबारा मोदी सरकार आती? दोबारा मोदी सरकार आ जाती 2024 में? नहीं आ सकती थी। और इसीलिए कितना बड़ा खेल खेला गया। शिवसेना इधर आ गया था, भारत की बड़ी पूंजी ने, अदानी अंबानी मोदी शाह ने मिलकर के उसको फिर से तोड़ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इधर हम लोग तोड़ रहे थे, इस पार्टी को तोड़ दिया। ये जो पार्टी को तोड़ा जाता है, ये महज दो चार नेताओं का खेल नहीं होता है। ये दो चार नेता की वो बहुत मौका परस्त है, उनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए दो नेता चार नेता ने ऐसा कर दिया, इतना छोटा मामला नहीं होता है। ये बहुत बड़ा खेल होता है। बहुत बड़ा खेल होता है कि भारत के इन पूरे फांसीवादी ताकतों को लगा कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं होगी तो गुजरात में, अब दिल्ली में सरकार लेके हम क्या करेंगे। तो हमें हर कीमत पर महाराष्ट्र में सरकार चाहिए। हर कीमत पर इन्होंने महाराष्ट्र में कब्जा किया, फिर भी महाराष्ट्र लड़ गया। फिर भी इसी महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव आया और लगातार हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में इंडिया गठबंधन की जीत हुई। बहुत कोई मजबूत गठबंधन हमारा नहीं था, बहुत मजबूत गठबंधन नहीं था, बहुत पार्टी सभी लोग बहुत जोश खरोश से लड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मुंबई शहर हो, महाराष्ट्र का हर कोने में आपने देखा कि यहाँ इंडिया गठबंधन, यूपी में महाराष्ट्र में दोनों, तो 2024 के चुनाव में और क्या था, यूपी और महाराष्ट्र दो स्टेट में इंडिया गठबंधन ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया और ये दोनों जगह से तय हो गया कि मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा। वैसा बिहार में भी हो सकता था अगर नीतीश कुमार जी को तोड़ के वो जो ले गए अपने साथ, फिर से हाईजैक करके नहीं ले जा पाते, तो वैसा बिहार में भी होता। जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उससे ज्यादा ही कुछ बिहार में होता, कम नहीं होता। और अगर ये तीन राज्य एक साथ हो जाता तो मोदी तीसरे बार के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री बन गए और बनने के बाद क्या खेल खेला। महाराष्ट्र के लोकसभा निर्वाचन का जो पूरा चुनाव का रिजल्ट था, पूरी तरह से पलट दिया विधानसभा में आकर के। पता नहीं क्या क्या खेल हुआ, क्या हेराफेरी हुई। तो ये जो पूरे सत्ता ऊपर से भी, ये भी संघर्ष है, ये भी सत्ता में बहुत चैन नहीं है, वो बेचैन है। इसीलिए हमें लगता है कि जो सत्ता महाराष्ट्र के लिए बहुत मजबूत है, सत्ता का खेल। और अगर हम विचार की बात करें तो पूरे आज जिस हिंदुत्ववादी फांसीवाद है, उसका तो पूरे जन्मस्थल ही है महाराष्ट्र। सावरकर से लेकर आपके जिन्होंने किताब लिख डाली थी हिंदुत्व नाम से, और ठीक है एक जमाने में थे, शुरुआती दिनों में देश के आजादी के लिए लड़ने वाले थे, एक जमाने में थे।
लेकिन किसी का कोई मूल्यांकन करेंगे तो बस 10 साल और 5 साल के आधार पर नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी के आधार पर करेंगे। और तब उसके बाद तो आरएसएस आ गया। तो ये महाराष्ट्र, अगर इधर गोलवलकर का महाराष्ट्र है तो ये महाराष्ट्र अम्बेडकर का। और ये महाराष्ट्र में वो लड़ाई, आप नागपुर चले जाइए, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही कहा कि वो अड्डा है आरएसएस का, और वहीं पर दीक्षा भूमि भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी लड़ते रहे, अंतिम दम तक लड़ते रहे, अपने तरीके से लड़ते रहे, अपने तरीके से लड़ते रहे। लेकिन हर कभी चैन से बैठ नहीं गए, क्या हो गया, खत्म हो गया, नहीं। संविधान लिखा, संविधान लिखते समय भी लड़े, संविधान लिखने के बाद भी उनको लगा कि संविधान सुरक्षित नहीं है। आज जो हम कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब उसी समय महसूस कर रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो संविधान सुरक्षित नहीं है, उस समय से लड़ते रहे। और देश में मंत्री थे, कानून मंत्री थे, कानून मंत्री से हट गए, महिलाओं के लिए बिल लाना चाहते थे, बिल आने में देर हो रही थी, कानून से हटे, महिलाओं के लिए लड़ते रहे। और अंतिम समय में आकर के उन्होंने कहा कि हम हिंदू बन करके थे, लेकिन हिंदू रह करके मरेंगे नहीं, आप पूरा बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। तो एक नेता, एक वैचारिक, उनकी विचार यात्रा देखिए। और वो भी उनके पीछे थे फूले, अगर फूले नहीं होते तो शायद अम्बेडकर का लिए भी मुश्किल था। तो महाराष्ट्र में जो पूरी परंपरा है, इतनी बड़ी विरासत है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन के बाहर भी, तो इतनी बड़ी विरासत लेकर के यहाँ बड़ी लड़ाई है वैचारिक। तो वैचारिक लड़ाई और साथ ही साथ ये पूंजी के खिलाफ और सत्ता के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई। तो महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी की जरूरत है, कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। और आज हमें लगता है कि इसकी एक संभावना, इसके न्यू हम रख रहे हैं। आज दोनों पार्टी हम लोग एक साथ मिले तो दोनों के मिलने से एक बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी हम बना सकते हैं। और आज देख लीजिए कि देश में 3-4 कम्युनिस्ट पार्टी का लोग नाम लेते थे। एक सीपीएम बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर हम चुनाव की बात करें तो लोग कहते थे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जीता जाता है, कोई सीपीएम से सीखे, सीपीएम से समझे। 34 साल बंगाल में उसकी सरकार चली, इतने साल त्रिपुरा में सरकार चली। 2004 में 60 से ज्यादा सांसद लोकसभा पहुंच गए, सीपीएम और उनके साथ सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक सब मिला करके। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि उस बंगाल में एक विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है, उस त्रिपुरा से एक सांसद नहीं है, कुछ विधायक बचे हुए हैं। इसका मतलब कि बड़ी पार्टी एक जमाने में थी, लेकिन वो बड़ी पार्टी अपने ही कारण से, किसी दूसरे की साजिश के चलते नहीं, अपने ही गलतियों के चलते, अपने ही कारण से आज इतनी कमजोर एक पार्टी में कहां फंस गई। और आज लगातार अभी फांसीवाद का इतना बड़ा खतरा है, पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। इस देश का हर एक मुस्लिम घर में चले जाइए, हर मुस्लिम समझ रहा है कि फांसीवाद क्या होता है, हर दलित समझ रहा है, हर विश्वविद्यालय का छात्र समझ रहा है, बुद्धिजीवी समझ रहा है, हर कलम लेकर के लिखने वाले जो आजादी चाहते हैं, बोलने लिखने की आजादी, जिनको आजादी चाहिए, जिनको आजादी नहीं चाहिए। हमारे एक रोजा लुक्समबर्ग ने कहा था कि अगर आप चलेंगे नहीं, अगर आप किसी एक जगह पे स्थिर रहेंगे तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैर में बेरी है। आपको तो तब पता चलेगा कि आपके पैर में बेरी है कि जब आप चलेंगे, चलने की कोशिश करेंगे। तो इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो चलते नहीं है, दिखते नहीं है, बोलते नहीं है। बहुत सारे बड़े ठीक है, उनको लगता है कि बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन जो भी इस देश में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको चलना है, बोलना है, बोलना जरूरी है, लिखना जरूरी है, चलना जरूरी है, चलेंगे नहीं तो वैसे ही खड़े खड़े मर जाएंगे एक ही जगह पर। तो जितने चलने वाले लोग हैं इस देश में आगे बढ़ने के लिए, वो सबके सामने रुकावट है फांसीवाद इतना बड़ा। और उस फांसीवाद के बारे में हमारे सीपीएम के साथी कह रहे हैं कि कहाँ कोई फांसीवाद दिख रहा है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे जेएनयू के साथियों ने बताया कि किस तरह से उनके छात्र संगठन ने वो ऐसा वहां इतना संकीर्ण किस्म का रुख अख्तियार किया कि खतरा था कि वहां एबीवीपी वाले जीत जाते, जेएनयू में भी पूरे बीजेपी हावी हो जाती। बड़े मुश्किल से हमारे साथियों ने जेएनयू ने उसको बचाया। तो आज वो सीपीएम अपनी गलतियों के कारण और फांसीवाद के बारे में बिल्कुल उदासीन है, कोई समझ नहीं है वो आज कहां पहुंचे हैं। हमारे माओवादी मित्र थे,
माओवादी मित्र थे, महाराष्ट्र में भी हमारे बहुत सारे साथी उस आंदोलन में थे, लेकिन उनको लग गया कि इस देश में बस हथियार बंद संघर्ष करना है, बाकी हथियार बंद संघर्ष करिए, लेकिन जनता नहीं रहेगी तो कहां किनको लेकर करिएगा। तो जन आंदोलन चाहिए, जनता का बीच में काम चाहिए। और आज कितने अफसोस की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी, आज वो माओवादी पार्टी वो खुद कह रही है कि हम चाहते हैं कि शांति वार्ता हो। वो कह रहे हैं कि वार्ता होना चाहिए। हमने कहा कि बिल्कुल, वो जो कह रहे हैं कि वार्ता हो, सरकार को वार्ता करनी चाहिए, लेकिन सरकार ने किस तरह से घेर करके माओवादी पार्टी के महासचिव केशव राव बासवराजू उनको जिंदा पकड़ लिया था, जहां तक रिपोर्ट है, लेकिन हत्या कर दी। जिंदा पकड़ करके कानून के हवाले करते नहीं किया। 27 साथी या 28 साथी वहां शहीद हो गए। तो उनके सामने भी रास्ता बंद है, उस रास्ते से नहीं चल पाएंगे। और आज इसीलिए हमारी पार्टी एक छोटी पार्टी थी, आज भी बहुत छोटी पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी अभी नहीं बन गए हम लोग, लेकिन लगातार उस नक्सलवादी के बाद से उस क्रांतिकारी रास्ते पर लड़ाई के हर मोर्चे को, किसी मोर्चे को छोड़ेंगे नहीं। संसद भी मोर्चा है, संसद कोई सुविधा भोग करने के लिए बस कुछ एमपी एमएलए मिल जाए, उसमें संसद का बंगला मिल जाएगा, हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिल जाएगा, इसके लिए कोई सांसद नहीं बनते, इसके लिए कोई विधायक नहीं बनते। सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं तो गांव के जो लड़ाई लड़ते हुए लोगों ने वोट दिया है, उसी लड़ाई को संसद में पहुंचाने के लिए, उसकी आवाज बनने के लिए सांसद बनते हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं, कि हमारा जो संसदीय दल है, हमारे जो विधायक दल है, बिहार में हो, झारखंड में हो, वो बिल्कुल इसी पर कायम रहे। कठिन रास्ता है, आसान नहीं है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।